दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। दोस्तों मुद्रण या प्रिंटिंग के बिना हम आधुनिक समाज या आधुनिक युग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मुद्रण की संस्कृति कब से प्रारंभ हुई, यूरोपीय और विभिन्न महाद्वीपों में इसका प्रसार कैसे हुआ और भारत में मुद्रण का विकास किस प्रकार से हुआ और इसका सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। दोस्तों मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बिना दुनिया की कल्पना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने चारों ओर जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देती है और इन चीज़ों में किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकल, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर हैं। और हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। जो मुद्रित दुनिया है उसका अस्तित्व हम ये मानकर चलते हैं और ये सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी, जबकि मुद्रण का या प्रिंटिंग का विकास नहीं हुआ था। दोस्तों हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। इतिहास क्या है, समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई और आधुनिक दुनिया में इसकी क्या भूमिका थी, इस अध्याय में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रण का इतिहास क्या है, ये कैसे यूरोप और एशिया से होकर पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला और मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलावों से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये चित्र है। प्रिंट के आने से पहले पुस्तक का निर्माण अखलाक ए नसीरी 1595 से, भारत का एक शाही वर्क साहब भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले। यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है और पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत अधिक महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, ये सोचने लायक है। सबसे पहले जानते हैं शुरुआती छपी किताबें। प्रारंभ में जो छपी किताबें या प्रिंटेड बुक्स हैं उनका जो है इतिहास क्या है। दोस्तों मुद्रण या प्रिंटिंग की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी और ये छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं। पतले छिद्रित कागज़ के दोनों ओर छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब, जिसको कि एकार्डियन कहा जाता है, उस शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी जो कि अच्छा लिखता हो, खुशनवीसी करने वाले लोग जो है दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। और एक लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्ति चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई थी। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति फलने फूलने लगी थी और छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई थी। और अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं, व्यापारी और रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। पढ़ना एक शगल बन गया और नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। इसके अलावा पुरुषों के अलावा अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे थे। दोस्तों पढ़ने की ये जो तकनीक थी नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ।
पश्चिम शैली के स्कूलों की ज़रूरत पूरी करने के लिए संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया था और पहले जहां हाथ से छपाई होती थी अब वहां मशीनों से छपाई होने लगी। जापान में भी मुद्रण का प्राचीन इतिहास रहा है। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ होती थीं। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसको तोक्यो के नाम से जाना गया, उसके शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है और इसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। दोस्तों, हाथ से मुद्रित जो तरह तरह की सामग्री थी उसमें महिलाओं, संगीत के साजों जो है, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय और दुकानें अटी पड़ी थीं। दोस्तों, कितागावा उतामारो 1753 में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो यानी तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली बनाई थी। इसमें उन्होंने आम शहरी जीवन का चित्रण किया था। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोने और वान गांग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। दोस्तों, उसके बाद अनेक लोगों ने चित्र और चित्रकारी की विधा में अपने हाथ आजमाए थे। यहाँ पर देखिए, सुबह का नज़ारा है। सुनमन कोबो 18वीं सदी के अंत में एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है। यूरोप में मुद्रण का आना। दोस्तों, सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा। कागज़ ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया और फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आप जानते हैं, चीन के पास वुड ब्लॉक या काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित या प्रिंटेड किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेल्लम या चर्मपत्र पर ही छापते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ रही थी और यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में उनका निर्यात कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए और अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। दोस्तों, किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रमसाध्य काम होता था। पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थीं, उनके लाने ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं। उनका सर्कुलेशन सीमित रहा, तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या तख्ती की छपाई लोकप्रिय होती गई और 15वीं सदी के शुरुआत तक आते आते यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़ा, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों से धार्मिक चित्र छापे जाने लगे। दोस्तों, किताबें छापने के लिए इस भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी और ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से संभव होता, जो 1430 में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक गुटेनबर्ग को माना जाता है। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनों को देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पालिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियां गढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया।
गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी थी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए कुछ खाली छोड़ दी जाती थी और हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। दोस्तों, करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। जर्मनी के प्रिंटक या मुद्रक दूसरे देश ले जाकर छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि हुई और उसके साथ पुस्तक उत्पादन में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आईं। ये संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक जो है मुद्रण तकनीक आ जाने पर मुद्रण में क्रांति हो गई। प्लाटेन क्या होता है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा था। यहाँ पर देखिए यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने लिए गए हैं। गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां छापी थी, पर उनमें से 50 ही बच पाई हैं। गुटेनबर्ग के ये जो पन्ने हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थी। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से ज़रूर छापा गया था, पर इसके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मुद्रक की वर्कशॉप 16वीं सदी का एक चित्र है कि ये जो वर्कशॉप है ये किस तरह से दिखाया गया है और कैसे वहाँ पर काम होता था। कंपोजिटर क्या होता है दोस्तों? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर होता है और गैली इसको धातुई फ्रेम कहा जाता है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। अब आइए जानते हैं मुद्रण क्रांति और उसका असर या प्रभाव क्या हुआ। दोस्तों, मुद्रण क्रांति का जो आविष्कार था ये एक नाटकीय बदलाव की शुरुआत थी और इसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता का उनका रिश्ता ही बदल गया था। नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वो कम हो गया और बड़ी तादाद में पुस्तकें छापना आसान हो गया। तो इससे हुआ ये कि किताबों की तादाद बढ़ने से पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ी और धार्मिक किताबों का वाचन जो लोग सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे, वो मौखिक रूप से होता था, लेकिन अब लोग खुद किताबें खरीदकर उसको पढ़ने लगे। दोस्तों, किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। तो मुद्रित किताबों की एक सीमा भी होती है कि उसको पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते थे, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते थे वो भी बोलकर पढ़े गए, सुनकर उसका लुत्फ़ तो उठाते ही थे। दोस्तों, ये जो पहले तो ऐसी किताबें खूब सजी धजी होती थी, फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। तो मौखिक संस्कृति जो थी वो अब मुद्रित संस्कृति में दाखिल हो गई थी और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक एक दूसरे से घुल मिल गए थे। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। यहाँ पर देखिए एक चित्र है। यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। छापा खाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से छापे खाने के संबंध में चित्र बनाए गए थे। दोस्तों, छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहावजे के द्वार खुले।
यानी विचारों की स्वतंत्रता हुई। सबसे बड़ी बात ये कि लोग अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे, और इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ा। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत किया उनके मन में कोई डर था। छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर ये आशंका थी, न जाने इसका हम लोगों के जेहन पर क्या असर होगा। और हुआ ये कि मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी और धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों और कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। दोस्तों, एक और क्षेत्र था जहां पर इसका प्रभाव हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए अपनी 95वें स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी और जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे और इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के जो तर्जुमे या अनुवाद थे उसके 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, मुद्रण और इसका प्रतिरोध भी हुआ था। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन या धर्म विद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मोनाकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 में प्रतिबंधित किताबों की लोग सूची भी रखने लगे। तो देखिए किस तरह से मुद्रण या छपी किताबों का धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पढ़ने का जुनून। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी ये जो संक्रमण का युग था, इस समय यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए, किसानों कारीगरों को शिक्षा देना शुरू किया और 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता जो थी वो 60 से 80% तक हो गई थी और साक्षरता बढ़ने से लोगों का पढ़ने के प्रति जुनून हुआ और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की मांग बढ़ी थी। नई पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए तरह तरह के साहित्य छपने लगे और पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और लोकगीतों की होती थीं। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या 1 पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। दोस्तों, इन किताबों को गरीब तबके के भी खरीदार पढ़ सकते थे और फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थीं और अतीत की थोड़ी गाथाएं जिनको कि इतिहास कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे विभिन्न वर्गों के लिए और संस्थाओं के लिए किस तरह से किताबें छापी जा रही थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वाल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ने जाने लगीं।
जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में जगह पाने लगे थे। 18वीं सदी के अंत में देखिए कैसा है एक टाइटल कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। दोस्तों 18वीं सदी के मध्य तक ये विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान का उदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुशवाद और तक आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मसीह के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मर्सिये ने ये कहा कि हे निरंकुशतावादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। मर्सिये ने एक किताब में छपे शब्द की ताकत को ऐसे लिखा है कि अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गट-गट पीने लगता है। तो कुल मिलाकर किताबें जो थीं वो ज्ञान की स्रोत होती थीं। दोस्तों मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में जानते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। पहला क्या था? पहला ये था कि छपाई के चलते ज्ञानोदय या पुनर्जागरण के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ और लोगों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की और रीति रिवाजों के जगह विवेक के शासन पर बल दिया जाने लगा। दूसरी बात ये थी कि छपाई ने वाद विवाद संवाद को नई संस्कृति को जन्म दिया और सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस, वाद विवाद शुरू होने लगा और लोग क्या थे, लोग जागरूक होने लगे, अच्छी बुरी चीज़ें जानने लगे और सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरी बात ये रही कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था और इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी व्यंग चित्रों में ये भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन लोग बाग बहुत तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे रूसो और वाल्टेयर को पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रचार भी। वे हर पीढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। तो इस तरह से प्रिंटिंग या मुद्रण जो था उनके मन मस्तिष्क को सीधे तौर पर जो था झकझोरता था और उनमें नई तरीके से सोचने विचारने की क्षमता पैदा करता था। अब आइए जानते हैं 19वीं सदी में क्या स्थिति रही। दोस्तों 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चे के रूप में बड़ा नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। 19वीं सदी के आखिर में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हुई और पाठक वर्ग नए नए बने। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस स्थापित किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की, उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को 1812 के एक संकलन में छापा गया और बच्चों के लिए जो है अनुपयुक्त सामग्री, जो चीज़ें अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई थीं। पेनी मैगजीन या एक पसिया पत्रिकाएं जो होती थीं खास तौर पर महिलाओं के लिए होती थी, जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। तो जब उपन्यास छपने लगीं तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं और मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि थीं। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी जिसका व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। दोस्तों 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे।
19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। नए तकनीकी का परिष्कार। दोस्तों 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड यम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया और इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से हुआ और एक दो चीज़ें और हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगा। यानी तकनीकी बढ़ने से छपाई की गुणवत्ता भी बढ़ी और उसकी क्षमता में भी वृद्धि हुई। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उपन्यासों को धारावाहिक छापा और उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गईं और किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी की देन है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों को बिक्री गिरने का भय हुआ। वो पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए सस्ते पेपर बैग और अजिल्द संस्करण भी छापे गए। यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कानकेन द्वारा बनाया गया ये लिथोग्राफ 1874 का है। दोस्तों भारत का मुद्रण संसार। तो मुद्रण की जो प्रगति चल रही थी उससे भारत भी अछूता नहीं था। मुद्रण युग से पहले भारत में पांडुलिपियों का चलन था। यहाँ पे देखिए, जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी के हैं और भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़पत्र, भोजपत्र इस कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थीं। कभी कभी पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों और जिल्द में सिलकर या बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियाँ जो होती थीं वो नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी थीं, उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। दूसरे लिपियों के अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता था। यहाँ पर देखिए, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने हैं। दोस्तों ये जो पांडुलिपियाँ थी इनका डेली तो पढ़ना नहीं होता था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे और इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। भारत में छपाई कब आई? दोस्तों प्रिंटिंग का जो शुरुआत था, प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। और डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका भी शुरुआत हो गया था। दोस्तों भारत में जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 में इन्होंने बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया कि हर किसी के लिए एक खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वो भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा करें।
18वीं शताब्दी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छापने लगीं और कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। इसमें सबसे पहला प्रयास राजा राममोहन राय के करीबी गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। दोस्तों, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा? तो 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। धर्म की व्याख्या अलग अलग ढंग से कर रहे थे, पुराने और नए विचारों में टकराव था। लोग जो है मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना कर रहे थे, कुछ ने बहस भी किया, कुछ लोग अपने मत जाहिर कर सकते थे और नए नए विचार उभरे। दोस्तों, समाज और धर्म सुधारक और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा विवाह, विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर तेज बहस हुई थी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विचार पहुंचाने से आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया और जो है उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए थे। दोस्तों, उत्तर भारत में उल्मा जो थे मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दें या मुस्लिम कानून न बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों का फारसी या उर्दू अनुवाद छापा और धार्मिक अखबार और गुटके जारी किए। दोस्तों, मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए गए। फतवा अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा होती है। दोस्तों, हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और अन्य धार्मिक किताबें पढ़ी थीं। अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इनको पढ़ सकते थे और अनपढ़ लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ में बोल बोल कर पढ़ा जाता था। दोस्तों, बड़ी धार्मिक पुस्तकें व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थीं। इसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंतर बहस, मुहासबे और वाद विवाद नई स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन प्रेस ने या प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किया, बल्कि समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों से पूरी तरह भारत को जोड़ने का काम किया। प्रकाशन के नए रूप देखते हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने के नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपनी तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्यिक विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में जो है सक्षम था। इसके अलावा कुछ अन्य साहित्यिक विधाएं थीं, जैसे गीत, कहानी, सामाजिक राजनीतिक लेख। ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नई नकलें और प्रतियां अब आसानी से बनाई जा सकती थीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार का है। उन्होंने क्या किया कि आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। और जो सामान्य घरों में, दफ्तरों में लोग कैलेंडर खरीदकर, तस्वीरें खरीदकर सजाया करते थे और इन छपी तस्वीरों ने धीरे धीरे आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति और समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचारों को गढ़ना शुरू किया था। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया जाता था। यहाँ पर देखिए, एक चित्र है राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदालसा को बचाया जाना। ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। दोस्तों, राजा रवि वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक युग के चित्रकार हैं। इन्होंने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपते थे।
दोस्तों, महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी ही स्पष्टता और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और जब छोटे बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन नारी शिक्षा की को बार बार उन्होंने प्रोत्साहित किया। लेकिन बहुत सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू ये मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। और इसके अलावा मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभी बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। मुसलमान परिवार की एक लड़की की कहानी दोस्तों, जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वो सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह ज़बान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। दोस्तों, सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा की थी। कैलाश बाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं। वो घर का कामकाज और करती हैं, बोझ उठाती हैं, जिनकी सेवा करती हैं वो ही उन्हें दत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जात की नारियों को दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। दोस्तों, उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी और उन पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई थी। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई थीं और इनमें औरतों की शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों पर लेखनी चलाई जाती थी। पंजाब में 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखा। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया और यहाँ पर धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण मिलते थे। आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज भी होते थे। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जाती थी। प्रिंट और गरीब जनता। दोस्तों, 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिनके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीद सकते थे। एक यूरोपीय दंपति का यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे। इससे किताबों की पहुँच बढ़ गई थी और कभी कभी शहरों और गाँव में भी ये पुस्तकालय खुलने लगे थे। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रणेता जो थे, आप जानते हैं, ज्योतिबा फूले। इन्होंने 1871 में गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों का वर्णन किया। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार नाम से जाने जाते थे, जाति प्रथा पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए थे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जाति और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छपा। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। यहाँ पर देखिए एक चित्र है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का है। ये आधुनिक असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु
और इनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा है। प्रिंट और प्रतिबंध। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन जो था, सेंसरशिप, पाबंदी या नियंत्रण के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। और कभी कभी इसका फ़ायदा उठाकर क्या होता था कि कुछ लोग कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने लगे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों को प्रकाशन का प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हुआ और मैकाले की पहली आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 में आप जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार उन पर नियंत्रण स्थापित कर दी और अब किसी भी रिपोर्ट को सेंसर किया जाने लगा था, उस पर नज़र रखी जाने लगी थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी और राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध भी हुआ था। पंजाब में क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई थी और नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया और इससे भारत में व्यापक विरोध हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण से संबंधित कि मुद्रण या प्रिंटिंग प्रेस का जो है यूरोप, दुनिया के अन्य देशों और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमने बहुत एस्पेक्ट से यानी कई परिप्रेक्ष्यों में समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये अध्याय आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।